हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें हम डील कर रहे हैं हमारी रिवीजन सीरीज के साथ। ये रिवीजन सीरीज हमारी यूनिट 6 की रहने वाली है। यूनिट 6 के ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे सेक्शंस को कंप्लीट कर लिया है। आपका सी सेक्शन का स्टैटिस्टिक पार्ट ही रह गया है, ठीक है, जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा आप लोग की एग्जामिनेशन की डेट भी आ गई है, 14th को है आप लोग का एग्ज़ाम, ठीक है। तो प्रिपरेशन अपनी करते रहिए, ठीक है। तो आज चलो आगे स्टार्ट करते हैं। स्टेनाई से हम लोग का रह गया था स्टेनाइन, जो स्टार 9। देखो, जब हम लोग ने बात की थी स्टैंडर्ड स्कोर में, तो स्टैंडर्ड स्कोर में ये बात की थी कि कई सारे स्कोर्स होते हैं, लाइक आपका टी स्कोर होता है, जेड स्कोर होता है। उसी तरह ही स्टेनाइन भी एक स्कोर है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड 9। क्लियर है? जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड 9। पहली बात यहाँ पे सिर्फ हम की पॉइंट में बात करेंगे। ये मैंने जो स्लाइड वगैरह बनाई है ये आपकी कंटेंट के लिए बनाई थी, जो आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है, जब आपका ये एग्जाम हो जाएगा जून वाले सेशन के लिए, ठीक है। स्टेनाइन क्या है, एक स्टैंडर्ड स्कोर है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टैंडर्ड स्कोर है जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक जो स्केल होती है उसको 9 पॉइंट स्केल में हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। देखो यहाँ पे इमेज में बना हुआ है, या तो यहाँ पे देख लो, एक मिनट थोड़ा सा, ये देखो, ये क्या है, ये एक देखो एनपीसी से इसको कंफ्यूज मत करना, ठीक है। एनपीसी से ये नॉर्मल, देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये यहाँ पे है। हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल से ये समझो, ये क्या है, एक कर्व है जिसको 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या आती है, इट कैन बी यूज टू कन्वर्ट एनी टेस्ट स्कोर टू अ सिंगल डिजिट स्कोर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी जो टेस्ट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, सिंगल डिजिट स्कोर में कन्वर्ट करते हैं, लाइक टी एंड जेड स्कोर डिड, ठीक है। जैसे टी स्कोर और जेड स्कोर को हम करते थे, वैसे ये भी क्या करते हैं, कोई भी जो टेस्ट स्कोर होते हैं, ठीक है, उसको सिंगल डिजिट स्कोर में कन्वर्ट करा देते हैं, ठीक। दूसरी बात यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि ये जो आपका ये स्टेनाइन होता है, ठीक है। स्टेनाइन में क्या होता है कि जैसे उसमें हम बात करते हैं टी स्कोर और जेड स्कोर में, तो वहां पे क्या होता है कि जो भी नंबर्स होते हैं तो 1.2 डेसिमल्स में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब स्टेनाई की बात करते हैं तो यहाँ पे जो नंबर होते हैं वो डेसिमल में नहीं आते हैं। यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो डेसिमल में नहीं आते हैं। से स्टेनाई आर सिमिलर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। स्टेनाई सिमिलर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसी के क्या है, ये बिल्कुल सिमिलर है। जहां पे बोला जाता है, इधर आ जाओ, यू कैन थिंक ऑफ दीज स्कोर अ बेल कर्व। ये एक कैसा है, बेल कर्व जैसा है, दैट हैज बीन स्लाइस्ड अप इनटू द 9 पीसेस, ठीक है। ये एक बेल कर्व की तरह है जिसको हम लोगों ने 9 पीसेस में डिवाइड किया है, ठीक। अब इसको यहाँ से सब सिंपल सा समझो। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये और देख लो, अ पर्सन विद 9 स्कोर 4% ऑफ द स्कोर। देखो यहाँ पे आओ, देखो सिंपल से यहाँ पे क्या है, इन्होंने यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, ये जो परसेंटेजेस हैं, ठीक है, ये जो परसेंटेज है, देखो ये एक आपका कर्व है, ठीक है। ये क्या, इसको 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। 9 इक्वल पार्ट में मतलब आधा इधर है और आधा इधर, ठीक है, हाफ हाफ डिवाइड किया गया, जिसमें देखो 4% जो स्कोर है वो इधर आएगा आपका। तो 4 मतलब 4% अगर वेरी पुअर है तो 4% वेरी सुपीरियर भी होगा। ये क्या होता है, अबव द मीन, ये क्या होता है, बिलो द मीन। अगर बिलो द मीन जाएंगे तो 4%, अगर बिलो द मीन की हम बात करें तो 4% अगर वेरी पुअर है, तो अबव द मीन 4% वेरी सुपीरियर होगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 2 की बात करते हैं, तो टू में जब हम सेकेंड स्लाइस की बात करते हैं तो वहां पे क्या बोला, 7% अगर पुअर है तो 8% क्या होंगे हमारे, सॉरी 7% सुपीरियर भी होंगे, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ पे जो परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है, ठीक है। बस बिलो द मीन क्या हो जाता है, बिलो द मीन क्या हो जाता है, वो चीज मतलब कम, मतलब पुअर हो जाती है, ठीक है। लेकिन अबव द मीन जाता है तो वो चीज सुपीरियर हो जाती है, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली अगर हम बात करते हैं 12% की, तो 12% पे क्या है, ये कंसिडरेबली बिलो एवरेज है। उसी तरह ये 12% अबव एवरेज है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे 17% क्या हो जाएगा, स्लाइटली बिलो एवरेज है, और 17% क्या है आपका अबव एवरेज है, ठीक है।
और ये जो आपका बचता है 5%, ये एवरेज है। ठीक है, हम लोग जो डिवाइड करते हैं अपनी स्लाइस को यहाँ पे 9 इक्वल पार्ट में, यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखो हम लोग जब उसकी बात करते हैं, एनपीसी की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, मीन आपका 0 होता है। एनपीसी में हम क्या बात करते हैं, तो ये हमारा जो होता है मीन यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। मतलब मीन, मीडियन, मोड तीनों ही जो होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पे 0 होते हैं। तो सिर्फ इतना यहाँ पे स्टेनाई में याद रखो कि स्टेनाई भी क्या है, एक स्टैंडर्ड स्कोर है जिसको हम डिवाइड करते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो नॉर्मल कर्व होता है उसको 9 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, कि अगर 4% इधर के साइड बिलो जा रहा है तो 4% अबव भी जाएगा, 7% बिलो जा रहा है तो 7% अबव भी जाएगा, ये चीज याद रखनी है। उसके अलावा एक चीज यहाँ पे और लिख लो, ठीक है, मैं उतने ही पॉइंट बता रही हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब अगर हम बात करें, ये चीज कॉपी पे लिख लेना, इस क्वेश्चन पूछा गया इससे, स्टैंडर्ड नॉर्मल, एक्चुअली मुझे आज बोलने में दिक्कत, आज क्या कई दिन से दिक्कत हो रही है, माउथ अल्सर हो गया था, इसी वजह से मैं सेशन को रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो थोड़ा सा मतलब रहेगा, तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ समझ में आए आपको, क्योंकि मुझे बोलने में माउथ अल्सर की वजह से मैं बोल नहीं पा रही हूँ सही से ज़्यादा। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मतलब एनपीसी में अगर हम बात करते हैं तो मीन क्या होता है हमारा, जो मीन होता है वो क्या होता है हमारा, 0 होता है। ये चीज को कॉपी में लिख लो। और स्टैंडर्ड जो डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड जो डेविएशन होता है वो क्या होता है आपका, 1 होता है। ठीक है, ये चीज अपनी कॉपी में लिख लो। हम डिफरेंस देख रहे हैं, जो हमारे एनपीसी और स्टेनाई है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं, एनपीसी की बात करते हैं, तो वहां पे मीन हमारा 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, उसके अलावा जब हम बात करते हैं स्टेनाई की, ठीक है, जब हम बात करते हैं अपने स्टेनाई की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मीन होता है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या होता है, 2 होता है आपका, और जो मीन होता है वो कितना होता है, 5 होता है आपका। ठीक है, तो ये चीज अपना दिमाग में रखना, ठीक है, कि ये आपको याद होना चाहिए। तो इस टेनाई में सिर्फ इतनी बातें ही आपको याद रखनी है, ठीक है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। कि सिंपल सा ये होता क्या है, ठीक है, इसमें 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके अलावा ये जो उसकी परसेंटेज दे रखी हुई है, सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। हम लोगों ने परसेंटाइल के बारे में बात कर लिया था, अब बचता है हमारा, एक मिनट को मैं देख लूँ क्या रह गया है, जो जो पॉइंट रह गए वही वही डिस्कस करते हैं। हाँ, मेजर ऑफ रिलेशनशिप पे आते हैं, एक मिनट का दो। मेजर ऑफ रिलेशनशिप में कई सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मेजर ऑफ रिलेशनशिप में अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप का मतलब क्या है, कि हम एक दूसरे के साथ कितना कोरिलेट कर पा रहे हैं, ये वाली बात की जाती है ना। मतलब कह सकते हो डिग्री विच टू सेट ऑफ स्कोर आर रिलेटेड, मतलब कई सारे, जैसे हमने 2 ग्रुप ले लिया, ठीक है, 2 ग्रुप के जो स्कोर्स है वो कितने ज्यादा रिलेटेड हैं, ठीक है, एक साथ मतलब कितने ज्यादा रिलेट कर पा रहे, को रिलेटेड है, इसकी बात की जाती है। ठीक है, तो मेजर ऑफ रिलेशनशिप में सिंपल सा एक पॉइंट ये याद रखो, ठीक है, सिर्फ कि डिग्री मेजर करता है, डिग्री टू विच टू सेट्स ऑफ स्कोर्स। मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि ना ही टाइम है, क्योंकि रिवीजन सीरीज है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही, पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपने रिसर्च थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप रिलेट कर पा रहे होगे। तो मेजर ऑफ रिलेशनशिप, मेजर ऑफ रिलेशनशिप कहने का मतलब क्या है, कि हम यहाँ पे देखते हैं 2 स्कोर्स जो हैं, ठीक है, वो आपस में कितना ज्यादा रिलेट कर रहे हैं, इसकी बात करते हैं, जिसे ही हम लोग बोल देते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसे ही हम क्या बोल देते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से आपके, ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, दूसरी बात कोरिलेशन कोफिशिएंट में यहाँ पे जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट। हाँ, कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ठीक है, मतलब जैसे बोलते नहीं है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट में क्या होता है, 2 सेट ऑफ स्कोर्स होते हैं। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट में क्या होते हैं, 2 सेट ऑफ, इस चीज को समझना, कोरिलेशन कोफिशिएंट में क्या होता है, 2 सेट ऑफ स्कोर्स होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, किसी एक सिंगल ग्रुप पे कंप्यूट कराते हैं। मतलब सिंगल ग्रुप पे हम क्या करते हैं, तो सिंगल एक कोई सिंगल ग्रुप है, उनके जो 2 सेट ऑफ स्कोर्स है उसको क्या कराते हैं, कोरिलेट कराते हैं। अब ये जो कोरिलेशन क्या है, इसकी रेंज क्या होती है, ठीक है, रेंज पूछी गई है एग्जाम में आपके, +1 से +1 टू -1 होती है। ठीक है, ये कॉपी में लिख लो अपने।
+1 से -1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो कोरिलेशन होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन, एक होता है जीरो कोरिलेशन। ठीक है, देखो कोरिलेशन की भी तीन तीन जो टाइप्स है वो मैं बता रही हूँ। एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन, एक होता है जीरो कोरिलेशन। देखो एक एक को, एक चीज को समझ लो, पॉजिटिव, नेगेटिव कोरिलेशन एंड जीरो कोरिलेशन। अगर हम पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन कहने का मतलब क्या है कि जैसे दो सेट ऑफ स्कोर, इसे ऐसे समझो, मतलब एक जब वेरिएबल है, ठीक है, दो वेरिएबल है, ठीक है, एक वेरिएबल दो वेरिएबल है, अब एक वेरिएबल अगर बढ़ता है, ठीक है, एक वेरिएबल अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या होता है हमारा पॉजिटिव। अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, अगर एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, कॉपी में ऐसे ही लिख लो। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन कहने का मतलब क्या है कि अगर एज वन इंक्रीजेस अदर इंक्रीजेस, ठीक है, अगर एक वेरिएबल आपका इंक्रीज कर रहा है, समझना था ध्यान से, तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज करेगा, पहली बात। ठीक है, सिमिलरली अगर एक वेरिएबल आपका डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज करेगा इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम, ये दोनों क्या, ये देखो ये दो वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल है, तो सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ये इंक्रीज कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, और ये दो वेरिएबल क्या है, सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है। ठीक है, पॉजिटिव के कोरिलेशन को कैसे समझ सकते हो कि सेम डायरेक्शन में होते हैं, ये कैसे होते हैं, हमारे सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, अगर एक इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एक वेरिएबल अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लाइक इसे बोल सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में, ये कैसा होता है आपका, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसको लिखने मतलब इसको सिर्फ ये जो मैंने बनाया है एरो, सिर्फ इससे ध्यान रखो, ज्यादा ध्यान करने की मतलब और ज्यादा जरूरत नहीं है। एरो दिमाग में रखो, अगर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे, अगर नेगेटिव की बात कर रहा है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक इंक्रीज करेगा तो एक डिक्रीज करेगा, वाइस वर्सा। ठीक है, ये वाली चीज है। तो और जीरो कोरिलेशन में क्या होता है, मतलब कोई भी रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन, यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं आता है। ठीक है, जीरो, नो रिलेशन, मतलब इसका चार्ट अगर देखना चाहो तो ऐसे ऐसा होता है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और या फिर बिलो करके होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें थी यहाँ पे। ठीक, अगर इसी को ही हम लोग बोल देते हैं, एक चीज और यहाँ पे देख लो, ये जो बोलते हैं इसको ये भी बोल देते हैं, लिख लो इसे परफेक्ट परफेक्ट पॉजिटिव जो बोलते हैं कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोल देते हैं, या फिर इसी को हम बोल देते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहने का मतलब है एक अगर यूनिट आपका इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा जो वेरिएबल होगा उसके प्रोपोर्शन में कुछ ना कुछ डिक्रीज करेगा। तो अगर आपका लिखा हो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन या फिर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, तो उससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आपके कोरिलेशन सिर्फ यही है। ठीक है, और भी है, मतलब बाइलेटरल भी है, पॉइंट बाइलेटरल भी है, फाई भी है, कई सारे, लेकिन मैं एक ये जो जनरल की बात कर रही हूँ। ठीक है, जो हमने यहाँ पे जनरल पे देखा है कि पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये जनरल इसी यही होते हैं आपके। ठीक है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन में सिर्फ इतना याद रखो, दोनों सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जीरो मतलब क्या होता है, नो रिलेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। अब इसी में कई सारे आते हैं, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन आता है, कोफिशिएंट आते हैं। ठीक है, कई सारे हैं। एक मिनट को मैं इसका आपको एक चीज बता देती हूँ। हाँ, एक चीज है, अपनी कॉपी में ये चाहे तो चार्ट जैसे बना लो, तो मैं बता रही हूँ, मैं अपने नोट से बता दे रही हूँ आपको। कॉपी में अपने बना लो चार्ट, एक मिनट, इधर ही बना लो, मैं इधर बना रही हूँ, बाद में इरेज कर दूंगी। ठीक है, कॉपी में अपने चार्ट बना लो, सिंपल, पार्शियल, ये सिंपल हो गया,
ये पार्शियल हो गया, बहुत डिटेल में है ये, लेकिन मैं एक चार्ट के थ्रू आपको समझा दे रही हूँ, ठीक है। सिंपल, पार्शियल, देखो सिंपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन क्या होते हैं, ठीक है। मतलब ये जो कोरिलेशन है, ये तीनों जो कोरिलेशन वो किस पे होते हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। बेस्ड किस पे होते हैं, ये तीनों के किस पे बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल। ये मैं अपने नोट्स से आपको करवा दे रही हूँ, ठीक है, तो मैंने की पॉइंट नहीं बनाया है, ठीक है। अब सिंपल में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इफेक्ट देखते हैं ओनली टू वेरिएबल का। यहाँ पे लिख लो, इफेक्ट ऑफ ओनली टू वेरिएबल, ठीक है। दो वेरिएबल का हम लोग यहाँ पे इफेक्ट देखते हैं, सिंपल जो कोरिलेशन की बात करते हैं। अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिख लो, रिलेशन ऑफ एंजाइटी, रिलेशन ऑफ एंजाइटी एंड एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम क्या करते देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में जो इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल हम एंजाइटी और जो अचीवमेंट है, ठीक है, अचीवमेंट है, एकेडमिक जो अचीवमेंट है, उनके बीच में क्या देखना चाह रहे हैं, इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ पार्शियल में, पार्शियल में क्या होता है आपका, यहाँ पे होता है मोर देन टू वेरिएबल, ठीक है, मोर देन टू वेरिएबल। कॉपी में चीज लिख लेना ऐसे ही, और मैं जब डिटेल में कराऊंगी तो इसको और अच्छे से करा दूंगी, ठीक है। मोर देन टू वेरिएबल बात करते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे दो वेरिएबल से ज्यादा होते हैं, ठीक है, बट इफेक्ट ऑफ ओनली टू वेरिएबल स्टडीड, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो होता है, देखो मोर देन टू वेरिएबल है तो दो या दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन जो हम इफेक्ट देखते हैं, ठीक है, वो दो ही वेरिएबल का देखते हैं और एक को कांस्टेंट कर देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये इसी तरह पूछा गया है कि कौन सा कोरिलेशन होता है कि जिसमें हम एक दो से ज्यादा वेरिएबल होते हैं और एक के इफेक्ट को कांस्टेंट कर देते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया आपके में। तो ये आपका पार्शियल ही होता है, ठीक है, पार्शियल कोरिलेशन होता है, जिसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं दोनों ही वेरिएबल को, लेकिन एक को का जो इफेक्ट होता है उसको कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ पे लिख लो, बट इफेक्ट ऑफ वेरिएबल, एक मिनट, इफेक्ट ऑफ ओनली टू वेरिएबल है, इफेक्ट ऑफ ओनली टू वेरिएबल, ओनली टू वेरिएबल स्टडीड कीपिंग अदर वन कांस्टेंट, अदर वन कांस्टेंट, ये वाला पूछा गया आपसे, ठीक है, एग्जाम में, पीवाईक्यू में, ठीक है। मल्टीपल में आ जाओ, अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, थ्री और मोर, यहाँ पे कितने वेरिएबल हो जाएंगे, थ्री और मोर, ठीक है, तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो थ्री और मोर देन थ्री होंगे, इन्हें हम क्या करेंगे, एक साथ स्टडी करेंगे, जैसे एनोवा वगैरह में, ठीक है। थ्री और मोर देन थ्री आर स्टडीड एट अ टाइम, एक साथ स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेनफॉल हो गया आपका, रेनफॉल, प्रोडक्शन ऑफ राइस, प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड प्राइस, प्राइस ऑफ राइस, ठीक है, इफ स्टडीड साइमल्टेनियसली। मतलब जो रेनफॉल है आपका, ये पहला वेरिएबल, उसका जो फिर प्रोडक्शन क्या है राइस का, दूसरा वेरिएबल, और प्राइस क्या है राइस का, ठीक है। इन तीनों को हम क्या करेंगे, एक साथ स्टडी करेंगे। पार्शियल में क्या होता है, समझ लो इस चीज को, पार्शियल में क्या होता है कि हम मोर देन टू वेरिएबल लेते हैं, लेकिन दो ही वेरिएबल को के इफेक्ट को हम लोग स्टडी करते हैं, एक को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। सिंपल में बात करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफेक्ट ऑफ ओनली टू वेरिएबल, दोनों ही वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। लाइक आपका एंजाइटी और एकेडमिक अचीवमेंट हो गया, ठीक है। और इसके अलावा और भी वेरिएबल है, तो मैं इसे करा ही दूँ आपको, कोरिलेशन है।
नेक्स्ट आ जाओ। मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा क्या, मैं इसे बाद में पढ़ाने वाली थी। चलो, उम्मीद करती हूँ आपने लिख लिया होगा। मैं यहाँ पे इरेज कर दे रही हूँ इसको, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे इरेज कर दे रही हूँ, इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने नोट कर लिया हो। मेजर देखो अब अच्छा हाँ, हमने ये 3 तरीके की बात में बारे में बात की थी, ठीक है। उसके अलावा अब मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है। मेथड्स, मैं कोरिलेशन वाला सारा यहीं पे करा दे रही हूँ आपका जितना भी है, ठीक है। मेथड ऑफ कोरिलेशन ये मैं आज नहीं कराने वाली थी, लेकिन अभी है तो कराई दो। मेथड ऑफ कोरिलेशन, मेथड ऑफ कोरिलेशन कौन कौन से हैं आपके, ठीक है। प्रोडक्ट मोमेंट, मेथड ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन, ठीक है। कॉपी में साथ साथ में लिखते भी जाओ ये, क्योंकि कोरिलेशन से आपसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पेपर 1 में नहीं, पेपर 2 में आते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ कोरिलेशन है, इनके बीच में लिख लो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। इसको हम लोग कार्ल पियर्सन, पहला पॉइंट इसमें क्या है, कार्ल पियर्सन ने इसको दिया था, पियर्सन, ठीक है। इसकी जो, इसको आर से डिनोट करते हैं, उसके अलावा जो रेंज होती है वो -1 to +1 होती है ना। दूसरी बात, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, बिटवीन टू वेरिएबल इज लीनियर, इज लीनियर, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल यहाँ पे क्या होता है, लीनियर होता है। उसके अलावा अभी मैं लीनियर चीज क्लियर कर दे रही हूँ। बोथ द वेरिएबल आर कंटिन्यूअस वेरिएबल, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा गया है कि कंटिन्यूअस वेरिएबल कहाँ पे आएंगे, दोनों ही वेरिएबल कंटिन्यूअस कहाँ पे होंगे, है ना, ये वाली चीज। बोथ द वेरिएबल, तो ये प्रोडक्ट में होता है, ठीक है। बोथ द वेरिएबल आर कंटिन्यूअस, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे, कंटिन्यूअस वाली चीज, ठीक है। अब देखो लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर दो तरीके के आपके कोरिलेशन और होते हैं, मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ। एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर, ठीक है। लीनियर कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा मैं ग्राफ से समझा रही हूँ, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नॉन लीनियर कहने का मतलब क्या है, कर्व में होता है, ठीक है। कर्व में हो, कुछ ऐसे हो, ये चीज है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये है आपका लीनियर और नॉन लीनियर का मतलब, ठीक है। तो आपको जो प्रोडक्ट मूवमेंट है आपका कार्ल पियर्सन का, जिसके रेंज क्या है -1 to +1 है, ठीक है। यहाँ पे हम रिलेशनशिप देखते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, जो कैसा होता है, लीनियर होता है, ठीक है। कैसा होता है, लीनियर होता है। और यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल, दो वेरिएबल होते हैं, दोनों ही वेरिएबल कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं दोनों ही। अब आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अच्छा, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल भी देख लो क्या होता है। जो जो चीजें आती जा रही मैं यहीं पे बताती जा रही हूँ आपको, ठीक है। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, कॉपी में ये सब आप लोग लिखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्लाइड ये वाली लगाई नहीं है, तो इस वजह से मुझे बार बार रेज करना पड़ेगा इसे, ठीक है। डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है, दो वेरिएबल होते हैं, दोनों में डिफरेंस समझ लो। और ये सारी पॉइंट आपके पूछे हुए हैं, आप पीवाईक्यू करोगे देखोगे, ठीक है। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, मतलब कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या हो सकता है, जब डेसिमल्स में वैल्यू आती है, किस में आती है, डेसिमल्स में वैल्यू आती है, ठीक है। लाइक अगर आप बात करें एग्जाम्पल में हाइट, है ना, हाइट कैसे मेजर करते हो आप, पॉइंट में मेजर कर सकते हो, 5.6 है, 2.3 है, या फिर कुछ भी है, 6.1 है ना। वेट, वेट को भी पॉइंट में मेजर कर सकते हैं। तो वो कैसे वेरिएबल होते हैं हमारे, कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं। वो कैसे वेरिएबल होते हैं हमारे, कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं। फिर बात करते हैं डिस्क्रीट, डिस्क्रीट कहने का मतलब क्या है, वो वैल्यूज जो पॉइंट में नहीं आ सकती हैं, ठीक है। मतलब वैल्यू कांट बी वैल्यू, अच्छा ये जो वेरिएबल है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, ये मैंने वेरिएबल वाला आपको डिस्कस कराया था, वहां पे भी मैंने ये चीज बताई थी, ठीक है। वेरिएबल कांट बी कम इन पॉइंट, कम इन पॉइंट, ठीक है। लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए आपके, क्या वो पॉइंट बताओगे कि यहाँ 2.5 बच्चे आए थे, या फिर 110.2 बच्चे आए थे, नहीं ना, आप पूरा होल नंबर बताओगे। तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या मतलब होता है, डेसिमल्स में आते हैं। डिस्क्रीट का मतलब होता है जिस जहाँ पे पॉइंट में नंबर नहीं आते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर होगी। प्रोडक्ट ऑफ जो था ये प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ मेथड ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन, ठीक है। अब इसी में दो तीन चीजें और हैं आपकी, वो भी देख लो।
ये पहला था आपका, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड का बड़ा हो गया, 1 मिनट को मैं जरा सा स्लाइड को ऐड कर देती हूँ, बस मुझे 1 मिनट का टाइम दो, रुको मैं स्लाइड को ऐड कर दे रही हूँ, मुझे ऐसे दिक्कत करेगा। जैसे टाइम लगेगा, चलो मैं इसे यहाँ पे क्या कर दिया ये, मैं रेज कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे फिर ऐड करूंगी तो टाइम लगेगा इसमें। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट की बात हमने बात की, सेकंड वाला जो आपका मेथड है, ठीक है। देखो पहले मैं मेथड ही लिख देती हूँ, आप लोग लिख लो पहले। पहला जो मेथड था वो क्या था, प्रोडक्ट मूवमेंट, ठीक है, उसको हमने देख लिया है क्या होता है, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है आपका, रैंक ऑर्डर, ठीक है। रैंक ऑर्डर, जो आपका एमिड होता है, एमिड में मतलब पूछे जाते हैं इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रैंक ऑर्डर, ये किसने दिया था, ये आपसे पूछा जाता है, स्पीयरमैन, ठीक है। स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर भी, रैंक ऑर्डर ऑफ कोरिलेशन बोला जाता है इसे, ठीक है, कोरिलेशन, ठीक है। और तीसरी चीज यहाँ पे स्कैटर डायग्राम, ठीक है। ये जो आप लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन देखा ना, उसको स्कैटर डायग्राम पे भी पूछा जाता है, ठीक है। ये टाइप है। फिर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये आगे हम देखेंगे। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। ये सारे कुछ मेथड्स हैं आपके कोरिलेशंस के, ठीक है। दीज आर द मेथड ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। प्रोडक्ट मूवमेंट हो गया जो हमने डिस्कस कर लिया। रैंक ऑर्डर हो गया, ठीक है। रैंक ऑर्डर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में क्या होता है, स्पीयरमैन का आपका रैंक ऑर्डर आता है, जिसमें हमें क्या करना होता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको रैंक देनी होती है, ठीक है। फिर आता है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम में कुछ नहीं है, वहां पे सिर्फ इतना होता है आपका कि जो आपका पॉजिटिव नेगेटिव को जो कोरिलेशन है उसको हम क्या करते हैं, स्कैटर डायग्राम में, मतलब कुछ ऐसे ऐसे प्रेजेंट करते हैं वहां पे, ठीक है। ऐसे होता है, कुछ ऐसे होते हैं स्कैटर डायग्राम में, ठीक है, इस तरह का, ठीक। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो फिर आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट ये कॉपी में अपने लिख लेना, क्योंकि मैं रेज करती जा रही हूँ इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज और लिख लो यहाँ पे। अब आ जाओ नेक्स्ट, जो जो पॉइंट है मैं वो खाली वो लिखवा दूँ आपको। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट में देखो, ये है आपका पॉजिटिव, ये है आपका नेगेटिव, ठीक है। ये है आपका रिलेशन, पॉजिटिव नेगेटिव, ये है रिलेशन। देखो इसमें कैसे क्या है, अगर आपका यहाँ पे हो 0 to 0.20, ठीक है। फिर 0.20, क्वेश्चन एक बार, एक मैंने शायद एक ही बार देखा है, इससे पूछा गया इस डेटा से कि हाईली पॉजिटिव कब है, हाईली नेगेटिव कब होगा, ऐसे करके पूछा गया है ना, ठीक है। तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, 2 1, ठीक है। ये डेटा है। अगर हम बात करते हैं और इसी तरह आप नेगेटिव में भी, जैसे ये मैंने पॉजिटिव में किया है, ठीक है, ये पॉजिटिव में है वैल्यूज, आप इसी तरह नेगेटिव में भी लिख लो, ठीक है। ये सारी वैल्यू पॉजिटिव में है, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.0 कर लो, बात तो वही है ना, 0.2, ठीक है। दूसरा 0.2 से 0.4, ये माइनस में वैल्यूज हैं, ध्यान देना, ठीक है। ये माइनस में है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। 0.4 टू -0.7, ठीक है। और ये फिर क्या हो जाएगा, -0.7 टू -1, ये माइनस में वैल्यूज है सारी, ठीक है। और ये जो इधर वाली है पॉजिटिव है। पूछा जाता है कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं मैं वो बता रही हूँ कि मतलब कौन से स्कोर्स के बीच में, या फिर कौन से कौन किस वैल्यू पे आपका हाईली पॉजिटिव होगा, या फिर स्लाइटली कोरिलेटेड होगा, या फिर नेग्लिजिबल होगा, ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होता है, रिलेशन नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। ठीक है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे इस वाले पे 0.2
20 पे, तो यहाँ पे स्लाइटली क्लोरिक क्लोरिक उसको मुझे बोलने में थोड़ी आज परेशानी हो रही है, कोरिलेटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मार्क्ड रिलेशनशिप होता है, मार्क्ड, ज्यादातर स्लाइटली पूछता है और वेरी हाई पूछता है, ध्यान देना, ठीक है। लेकिन मैं लिखवा दे रही हूँ ये सारे, मार्क्ड रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब जब हम लोग डिटेल में करेंगे तो उसको पूरा चार्ट के थ्रू भी करेंगे, ठीक है। अब हम डिटेल में नहीं कर रहे थे, मैं पॉइंट में आपको लिखवा दे रही हूँ। वेरी हाई रिलेशनशिप, ज्यादातर वेरी हाई ही पूछा जाता है, या फिर नेग्लिजिबल या फिर स्लाइटली कोरिलेटेड, ठीक है। ये चीज, तो ये चीज अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। चलो आगे, अब मैं स्लाइड को यहाँ पे ये डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। आप कॉपी में अपने नोट कर लेना, नेक्स्ट हो तो कर लेते हैं, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद 3 और आपके आते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है, खाली मैं वही आपको बता रही हूँ। एक होता है पॉइंट बाई सीरियल ऑफ कोरिलेशन, एक होता है आपका बाई सीरियल कोरिलेशन, है ना। और एक होता है फाई कोफिशिएंट, एक होता है फाई कोफिशिएंट। फाई कोफिशिएंट में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, फाई कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अच्छा इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे देख लो, अब ये देखो डिकोटोमस, एक वर्ड आता है डिकोटोमस करके, डिकोटोमस, ठीक है। डिकोटोमस में भी एक आता है आर्टिफिशियल, ठीक है, एक आता है ट्रू, ठीक है। एक होता है आर्टिफिशियल, एक ट्रू। अब ये वर्ड आप लोग सुनोगे, डिकोटोमस कहने का मतलब क्या है, दो, ठीक है, दो वेरिएबल, ठीक है, दो वेरिएबल की बोला जाता है। दो वेरिएबल वेरिएबल वो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और ट्रू भी हो सकते हैं, तो ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो डिकोटोमस अगर वर्ड लिख के आए तो समझ जाना दो वेरिएबल्स की बात की जा रही है। अब डिकोटोमस आर्टिफिशियली डिकोटोमस है या फिर टू डिकोटोमस है, तो इस तरह का क्वेश्चन होता है यहाँ पे, ठीक। देखो अगर हम बात करते हैं, एक कंटिन्यूअस होता है, मैंने कंटिन्यूअस वाली चीज बता दी, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, मैं बार बार जो लिख रही हूँ कंटिन्यूअस और डिकोटोमस सब वेरिएबल है, ठीक है। एक कंटिन्यूअस होता है और एक वन ट्रू डिकोटोमस होता है, ट्रू डिकोटोमस होता है, ठीक है। किस वाले केस में, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, एक ट्रू डिकोटोमस वेरिएबल होता है, किसके केस में, जब हम बात करते हैं पॉइंट बाई सीरियल, जब हम बात करते हैं पॉइंट बाई सीरियल, ठीक है, इस केस में। फिर उसके अलावा एक कंटिन्यूअस होता है, ये आपको याद होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो की पॉइंट में कैसे आप याद कर सकते हो कोरिलेशन को, वो मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, आज शाम में, तो वहां से भी वो देख लेना। और एक होता है, देखो ट्रू डिकोटोमस बोलो या फिर सॉरी मैंने वहां पे एक चीज आपको गलत बता दी, रुको रुको, अभी मेरे दिमाग में आया। जो डिकोटोमस होता है, एक ट्रू होता है, एक ट्रू होता है, और एक होता है आपका आर्टिफिशियल। हाँ नहीं सही बताया मैंने, गलत नहीं बताया, सही है सही, ठीक है। ट्रू डिकोटोमस बोलो या फिर एक होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल को हम लोग फॉल्स डिकोटोमस भी बोल देते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल को हम लोग क्या बोल देते हैं, फॉल्स भी बोल देते हैं, या फिर कहीं कहीं आर्टिफिशियल भी लिख के आता है, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। वन फॉल्स डिकोटोमस, ठीक है। तो ये किस केस में आता है, आपका बाई सीरियल में आता है, ये किस केस में आता है, बाई सीरियल में आता है, ठीक है। तो ये देखो सिर्फ सिर्फ जो आपका पॉइंट बाई सीरियल और बाई सीरियल में क्या डिफरेंस है आपका, एक में ट्रू डिकोटोमस आता है, एक में फॉल्स डिकोटोमस आता है, ठीक है। सिर्फ इतना ही है आपका, ठीक है। डिकोटोमस में हमने बता दिया कि क्या चीजें होती हैं, दो होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे और था, चलो ठीक है अभी आगे देखते हैं, जस्ट नेक्स्ट आ जाओ, मैं जितने ज्यादा आपको बता पाऊँ कोरिलेशन वो बता दूं। यहाँ पे देख लो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ फाई कोफिशिएंट में, ठीक है, मैं इधर इरेज कर रही हूँ।
फाई कोफिशिएंट। ये सारे मुझे बाद में पढ़ाने थे, ठीक है, लेकिन मैं अभी पढ़ा दे रही हूँ इसको। और इसे बोलते हैं मीन स्क्वायर कंटिजेंसी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, ये कैसा है? अच्छा, एक चीज और भी यहाँ पे पूछा जाता है कि क्वेश्चन दे रखे होंगे, इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा पैरामीट्रिक है, कौन सा नॉन पैरामीट्रिक है, तो कई सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो इसका भी लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम पे कई सारे जो लिस्ट आपको पिक्चर्स के फॉर्म में या फिर कोई जो लिस्ट दी है, प्लीज उसको पढ़ के जाना, क्योंकि वो सारे आपके पीवाईक्यू में आए हुए हैं। मैंने पीवाईक्यू को जब देखा उसको, तो उसमें जो जो क्वेश्चन आपके कई बार रिपीट हुए हैं और कई बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसका मैंने पिक्चर्स के फॉर्म में, चाहे वो मॉडल्स हो आपके, चाहे वो डिफरेंसेस हो, वो सारे मैंने टेलीग्राम पे शेयर किए हैं। ठीक है, तो वो प्लीज आप लोग पढ़ के जाना, जो लोग भी टेलीग्राम पे कनेक्टेड हो। ठीक है, हाँ, फाई कोफिशिएंट, ये मैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में मैंने डिफरेंसेस शायद आपको दे दिए हैं। और एक चीज आपको वहां पे ये देनी है मुझे कि पैरामेट्रिक में कौन कौन से रिलेशंस आते हैं और नॉन पैरामेट्रिक में कौन कौन से आते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है आपसे। फाई कोफिशिएंट ये क्या है? एक नॉन पैरामेट्रिक है। ठीक है, ये ये कैसा है? पहला पॉइंट नॉन पैरामेट्रिक है। ये कैसा है? नॉन पैरामेट्रिक है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द नॉमिनल वेरिएबल। ठीक है, जो नॉमिनल वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में जो स्ट्रेंथ होती है उसको ये मेजर करता है। ठीक है, मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू नॉमिनल। ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पे नॉमिनल स्केल का यूज करते हैं, वो नॉमिनल वेरिएबल्स का यूज करते हैं, ऑर्डिनल वेरिएबल्स का यूज करते हैं, ये वाली चीज। जो स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर है वहां पे हम ऑर्डिनल का यूज करते हैं, है ना। मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू नॉमिनल वेरिएबल्स। ठीक है, नॉमिनल वेरिएबल्स या फिर इसे बाइनरी वेरिएबल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, ये एक बार ऐसे करके पूछा था, इसलिए बाइनरी वेरिएबल्स। ठीक है, इनके बीच का जो स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, वो यहाँ पे देखा जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, कितना ज्यादा ये एसोसिएट है एक दूसरे के साथ, उसकी स्ट्रेंथ को देखा जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं डिकोटोमस वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? डाइकोटोमस वेरिएबल। डाइकोटोमस वेरिएबल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या याद रखना है? बोथ वेरिएबल आर डाइकोटोमस बोथ वेरिएबल आर डाइकोटोमस एंड दोनों ही, अच्छा ऐसे पूछा जाता है कि दोनों वेरिएबल कहाँ पे डाइकोटोमस होता है, तो फाई कोफिशिएंट में होता है। ठीक है, दोनों ही वेरिएबल डाइकोटोमस होते हैं एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इन नॉमिनल स्केल। ठीक है, एटलीस्ट एक जो वेरिएबल है वो नॉमिनल स्केल पे होना चाहिए। नॉमिनल स्केल को ही हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैटेगराइज करते हैं हम लोग। ठीक है, ये वाली चीज है। ठीक है, कार्ल पियर्सन हम लोगों ने देख लिया, पॉइंट बाइसीकल देख लिया। हाँ, देखो दो तीन, देखो हम लोगों ने पियर्सन वाला देख लिया, जो कार्ल पियर्सन था, वहां पे दो कंटिन्यूअस वेरिएबल थे। फिर पॉइंट बाइसीरियल हमने देखा, फिर बाइसीरियल देखा, फिर हमने फाई कोफिशिएंट देखा, जिसमें दो डिकोटोमस वेरिएबल है ना, ये वाली चीज है। और इसके अलावा इसमें फिर आता है टेट्राकोरिक। ठीक है, आता है आपका टेट्राकोरिक कोरिलेशन। टेट्राकोरिक कोरिलेशन क्या क्या है आपके? टेट्राकोरिक कोरिलेशन कब होता है? जब देखो इसको यूज कब किया जाता है? टेट्राकोरिक कोरिलेशन को यूज्ड व्हेन टू वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में लिख लेना। और पीवाईक्यू अगर कर रहे हो तो देखना उसमें। फोर्स्ड डाइकोटोमस मतलब आता है कि
दो वेरिएबल फोर्स डाइकोटोमस कब होते हैं? इन टेट्राकोरिक कोरिलेशन, मतलब फोर्स इन्हें फोर्स किया जाता है डाइकोटोमस में, ये डाइकोटोमस होते नहीं है, ठीक है, इन्हें फोर्स डाइकोटोमस किया जाता है, ठीक है, फोर्स डाइकोटोमस की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। अब इनकी कंडीशंस होती हैं कुछ, क्या कंडीशंस होती हैं? जो इनकी कंडीशंस होती हैं वो ये होती हैं कि दोनों ही वेरिएबल, बोथ वेरिएबल कैसे होने चाहिए? डाइकोटोमस। लेकिन ये कैसे होंगे? डाइकोटोमस, फोर्स्ड डाइकोटोमस होंगे। तो कंफ्यूज मत होना कि फाई कोएफिशिएंट में भी डाइकोटोमस था, यहाँ पे भी डाइकोटोमस है, तो यहाँ पे फोर्स्ड डाइकोटोमस होते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट, द अंडरलाइंग वेरिएबल कम फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से होना चाहिए, एनबीसी, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके जो जितने भी कोरिलेशंस थे, ठीक है, ये मैंने अपने नोट्स से आपको बताया, मैंने नोट्स में डायरेक्ट ये लिखे थे पॉइंट, की पॉइंट में, तो वो मैंने सारे यहाँ पे बता दिए आपको, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कोरिलेशन वाली चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझ लो यहाँ पे, कि ये जो यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि +1 और ये जो -1 है, ठीक है, तो ये जो प्लस और माइनस होता है ना, ये जो प्लस और ये जो माइनस होता है, ये क्या शो करता है? साइन, मतलब सॉरी, डायरेक्शन शो करता है, ठीक है, ये क्या शो करता है? डायरेक्शन। लेकिन ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये क्या शो करता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन। ये क्या शो करता है? स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे भी वो बनाया था, मैंने डिलीट कर दिया, अभी जो मैंने चार्ट बनाया था जिसमें हमने हाईली कोरिलेटेड देखा था, नेग्लिजिबल देखा था, है ना, ये वाली चीजें, तो वही जो जैसे 0.20 था, तो ये जो माइनस में था, तो माइनस क्या बताएगा? डायरेक्शन। लेकिन ये 0.20 क्या बता रहा है? इसकी स्ट्रेंथ बता रहा है, ठीक है। तो यही चीज है यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक चीजें, ये कोरिलेशन वाली जो चीजें थी मैंने सारी यहाँ पे एक ही इसमें क्लियर कर दी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैंने स्लाइड नहीं बढ़ाई थी यहाँ पे, क्योंकि ये मुझे बाद में पढ़ाना था, लेकिन चलो बढ़ा दिया मैंने इसको, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला था, ठीक है। अब आ जाओ, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ यहाँ पे, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। कोर्टोसिस। कोर्टोटिस, देखो कोर्टोसिस क्या होता है? कोर्टोसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स पहले लिख लो। एक मिनट, पेंसिल लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, मैं ऐसे बता रही हूँ, ये कैसा होता है? फ्लैट होता है, ठीक है। और कैसा होता है? पीक्ड होता है, ठीक है। और कैसा होता है? बेल शेप्ड होता है, ठीक है, बेल शेप्ड होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पीक्ड की, फ्लैट, फ्लैट कहने का मतलब क्या? इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। प्लैट प्लैटिकर्टिक, प्लैटिकर्टिक बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? लेप्टोकर्टिक। इसको क्या बोलते हैं? लेप्टोकर्टिक। और इसको क्या बोलते हैं आपको? मेजोकर्टिक। इसको क्या बोलते हैं? मेजोकर्टिक। वही चीज ऊपर यहाँ पे लिखी भी हुई है, मैंने छोटा सा पॉइंट डाल दिया। जो कोर्टोसिस होता है वो डिस्क्राइब पूछा जाता है, कोर्टोसिस है, स्टेनाई है, या फिर एनपीसी है, ठीक है। समझना एनपीसी और कोर्टोसिस में क्या डिफरेंस है ना। एनपीसी, और अभी आगे एनपीसी की भी बात करेंगे। कोर्टोसिस क्या करता है? डिस्क्राइब करता है फैटनेस ऑफ द टेल फाउंड इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देयर आर 3 कैटेगरीज होती है, एक होता है मेजोकर्टिक, ठीक है। ये मेजोकर्टिक कैसा होता है? नॉर्मल होता है, ये भी अपनी कॉपी में लिख लो, चार्ट बना के लिख लो। ये नॉर्मल होता है। जब हम बात करते हैं प्लेटोकर्टिक की, तो ये कैसा होता है? लेस देन नॉर्मल होता है, लेस देन नॉर्मल होता है, ठीक है। और लेप्टोकर्टिक की बात करते हैं तो ये मोर देन नॉर्मल होता है, ठीक है, मोर देन नॉर्मल, ठीक है। तो ये अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक। ये फ्लैट कहने का मतलब, अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है? ये वाला जो क्या बता रहा है? प्लेटोकर्टिक, प्लेटोकर्टिक, प्लेटोकर्टिक कहने का मतलब क्या है? लेस देन नॉर्मल, फ्लैट है। ये कैसा है? फ्लैट है, दिख रहा है फ्लैट है, ये फ्लैट है आपका, ठीक। फिर क्या आता है? पीक्ड। पीक्ड मतलब लेप्टोकर्टिक, सबसे ज्यादा जो ऊंचा होता है, मतलब सबसे ज्यादा जो पीक पे है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेप्टोकर्टिक। इसमें भी कुछ वो होते हैं,
क्या बोलते हैं उसको, परसेंटेज होती है, लेकिन अभी आप खाली इतना ध्यान रखो लेप्टोकर्टिक में, ठीक है। लेप्टोकर्टिक में ये बहुत ज्यादा पीक पे होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं मोर देन नॉर्मल, नॉर्मल से और बहुत ज्यादा ऊंचा होता है। फिर होता है बेल शेप्ड, ये आपका आता है बेल शेप्ड, ठीक है। ये क्या होता है, बेल शेप्ड। अगर बेल शेप्ड बोला जा रहा है तो मेसोकर्टिक, और अगर मोर देन नॉर्मल बोला जा रहा है तो लेप्टोकर्टिक, अगर नॉर्मल लेस देन नॉर्मल बोला जा रहा है तो प्लेटोकर्टिक, ठीक है। मतलब लेप्टोकर्टिक देखो ये क्या है, नॉर्मल है, ऐसे याद रखो, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऐसे सीक्वेंस में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए दिमाग में नहीं रह जाएगा, तो पहले याद रखो, पहले क्या आता है, नॉर्मल आता है, ठीक है। नॉर्मल के बाद क्या आएगा, एक अबव जाएगा, एक बिलो जाएगा। जो अबव जाएगा वो क्या होगा, मोर, जो अबव जाएगा वो क्या होगा, मोर, मोर देन नॉर्मल, ध्यान रखना ऐसे, ठीक है। और जो बिलो जाएगा वो क्या होगा, लेस, ठीक है, वो क्या होगा, लेस देन नॉर्मल, ठीक है, ऐसे याद रखो इसको, ठीक है। तो LMP, या जैसे भी इसको मतलब निमोनिक से याद रखो, वैसे निमोनिक से बेटर आप ऐसे याद रखो, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक एंड प्लेटोकर्टिक, और ये जो नॉर्मल और मोर देन नॉर्मल, लेस देन नॉर्मल बताए, इससे याद रखो यहाँ पे, ठीक है। ये हो गई आपकी सिंपल सी प्लेटोकर्टिक वाली, और तो इसमें है नहीं ज्यादा कुछ बताने वाला, बस इसमें यहाँ पे इतना याद रखना है आपको। अच्छा हाँ, ये तो NPC का है, चलो अभी बताती हूँ। नेक्स्ट आ जाओ, एनपीसी के बारे में बात करते हैं। एनपीसी क्या है, ऑलरेडी सब लोगों ने काफी कुछ एनपीसी के बारे में पढ़ रखा होगा। सिंपल सा यहाँ पे एक दो पॉइंट में खाली लिखूंगी, उसके बाद इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक दो पॉइंट में यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या होता है, जो आपका 50% स्कोर होता है, जो 50% जो स्कोर होता है वो क्या होता है, अबव द मीन, ठीक है, अबव द मीन एंड बिलो द मीन, बिलो द मीन, ठीक है। देखो ये क्या है आपका, मैंने कॉल लगाया नहीं, ये क्या है आपका, मीन है, 50% बिलो द मीन, 50% अबव द मीन, सिंपल, हमने 1/2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये कहने का मतलब है यहाँ पे जो मीन, मीडियन एंड मोड होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पे जो मीन, मीडियन, जो मोड होते हैं, मीन और मीडियन और जो मोड होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे और ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे देखो क्या होता है, सिंपल सा एनपीसी में ये एवरेज होता है, जहाँ पे मीन, मीडियन, मोड होते हैं। यहाँ पे दो एक्सट्रीम्स होते हैं, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक एक्सट्रीम इधर होता है, एक इधर होता है, दो एक्सट्रीम्स होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ जो स्कोर्स होते हैं वो मीन के पास होते हैं, कुछ जो स्कोर्स होते हैं वो मीन से दूर होते हैं, ठीक है। जो दूर होते हैं वो एक्सट्रीम्स पे जाते हैं आपके, ये चीज कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, अभी आगे और हम इसको डिस्कस करेंगे। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, पहली की कैरेक्टरिस्टिक आपको याद होनी चाहिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो नॉर्मल कर्व होता है वो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल कहने का मतलब क्या है, देख लो यहाँ पे सिमेट्रिक है, जैसे ये इधर दिख रहा है वैसे ये इधर भी तो दिख रहा है, ठीक है। 50% अगर डेटा इधर है तो 50% डेटा इधर भी है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये कैसा होता है आपका, सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है ये यूनी मॉडल, यूनी मॉडल कहने का मतलब क्या है, एक मोड होता है इसमें, ठीक है। तीसरी बात क्या बोला, मैक्सिमम ऑर्डिनेट अकर्स एट द सेंटर। मैक्सिमम ऑर्डिनेट मतलब ये जो सेंटर है आपका, यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा स्कोर कहाँ पे आते हैं आपके, ऑर्डिनेट कहाँ पे आते हैं, यहीं पे आते हैं, इस जगह पे आते हैं, इसलिए बोल रहा है मैक्सिमम जो ऑर्डिनेट होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, सेंटर पे आते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, बाइलेटरल है, ये कैसा है, बाइलेटरल है, ठीक है। बाइलेटरल मतलब जो देखो, बाइलेटरल मतलब एक जो इधर की बात कर रहा है, इधर की बात कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा द पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स अकर्स एट, अच्छा वो आए नहीं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये अधूरा रह गया, वो वन शायद हट गया। जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स होता है यहाँ पे, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स होता है वो कैसा होता है, प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अभी मैं बता रही हूँ कैसे है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्स, ये +1 जो माइनस होता है ना, मतलब यहाँ पे जो होता है कि दो डायरेक्शन होते हैं, एक्स एक्सिस पे ही है ये, एक -1 स्टैंडर्ड डेविएशन और ये +1, इसकी बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज यहाँ पे और बोली गई, 100% प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब अगर टोटल को यहाँ पे मान लो 50% ये 50% ये, तो टोटल कितना हो गया, टोटल ये 100% हो गया, ये चीज बोली जा रही है, ठीक है। फिर बोला जा रहा असिम्प्टोटिक, सिम्प्टोटिक, ये एक बार पूछा गया, सिम्प्टोटिक कहने का मतलब क्या है, ये
यहाँ पे जो एक्स एक्सिस से होता है ये टच नहीं करता है, मतलब मेरा फिगर अच्छे से बन नहीं रहा है ऐसे, ठीक है। ऐसे कभी भी नहीं बनेगा, ये अगर ऐसे बनाया है तो गलत है, ये सही है आपका। ये ये जो है एक्स एक्सिस पे, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस से ये टच नहीं करता है ना, ये चीज बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। आगे हम चीजें भी और समझते हैं, तो मैं इसको हटा दूं तो बताऊं आपको। इधर आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या है, ये जो मैंने ये जो परसेंट लिखे हैं, ये परसेंट आपको याद होने ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इस परसेंट से जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे या कभी कभी डायरेक्ट भी पूछा जाता है यहाँ पे, ये आपका मीन है, ठीक है। पूछा जाता है -1 से, ऐसे पूछते हैं -1 सिग्मा टू 1 सिग्मा कितना परसेंटेज आता है, ठीक। तो कितना आएगा 34.13, और ये 34.13 कितना हो जाएगा 68.26 हो जाएगा, ठीक है। तो जितना इधर है, ठीक है, जितना अबव द मीन है उतना ही बिलो द मीन है, ये चीज ध्यान रखना। जितना अबव जाएगा, जितना लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही राइट हैंड साइड होगा, क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ठीक है, मिरर इमेज की तरह काम करता है। तो अगर पूछा जाए -1 सिग्मा से 1 सिग्मा तक कितने स्कोर्स आएंगे आपके, तो कितने आएंगे आपके 68.26% आएगा, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। फिर उसी तरह अगर आता है कि ये -1 सिग्मा से -2 सिग्मा के बीच में कितना है 13.51% होता है। इसी तरह +1 सिग्मा से 2 सिग्मा के बीच में कितना है 13.59% है, ठीक है। दोनों ही साइड एक है। अब अगर पूछा जाए इन दोनों के बीच में कितना स्कोर आएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में तो कितना आएगा 95.44% आएगा, 95.44% आएगा, याद रहेगा। फिर तीसरी बात देखो, एक चीज दूसरी एक ये पूछी जाती है कि ये जो स्कोर होता है कि इन्फिनाइट तक जाता है या फिर ये -3 सिग्मा पे ही रहता है। नहीं, ये इन्फिनाइट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक क्वेश्चन ऐसे ही स्टेटमेंट में आपका पूछा गया था, इन्फिनाइट ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहीं कहीं बुक में देखोगे -3 से, यहीं पे देखो -3 पे छोड़ दिया है, ठीक है। तो -3 पे नहीं होता है, -3 या +3 पे नहीं होता, ये इन्फिनाइट तक जाता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे आ जाओ, ये -3 सिग्मा और ये -2 सिग्मा, इसके बीच में कितना है आपका 2.14% है, ठीक है। और ये कितना है 0.14, ठीक है, 0.14 है। तो ये टोटल ये कितना हो गया आपका 99.73% हो गया, 99.73% हो गया। तो ये जो परसेंटेज है ये आपको याद होनी चाहिए। कभी कभी पूछता है कि -2 सिग्मा और मीन से कितना डिस्टेंस है, -2 सिग्मा का मीन से -2 सिग्मा तक कितना डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 34.13 +13, मतलब 34.13 कर दो प्लस 13.59 कर दो, ठीक है। ऐसे करके निकाला जाता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे जेड, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी कि जेड स्कोर्स में जो हमारे स्कोर आते हैं, तो अगर ये वैल्यूज आपको याद नहीं होंगे तो आप कैसे कर पाओगे वहां पे, ठीक है। तो इसलिए वैल्यूज को याद रखना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक। इसमें एक चीज आप ये भी लिख सकते हो, वैसे यहाँ पे तो लिखा हुआ है, चाहे तो फिर भी यहाँ पे लिख लो, मैं पॉइंट में लिख दे रही हूँ जैसे आपको याद रहे। स्टेटमेंट में आता है कि 68.26%, वैसे जरूरत नहीं है, मत लिखो। आप फिगर से समझो तो ज्यादा बेटर है, इससे लिखने में जरूरत नहीं है। जैसे ये 68 पॉइंट हो ये बताया ना, उसको ऐसे याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट ये हो गया आपका, इसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अच्छा हाँ, कुछ एप्लीकेशन हैं इसके। एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, देखो ये एप्लीकेशन जितने भी हैं मैं इसके नाम आपको बता दे रही हूँ, ये अपनी कॉपी में नाम लिख लो सारे एप्लीकेशंस के, ठीक है। पहला आता है जो एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब ये जो एप्लीकेशन है इनके 7-8 एप्लीकेशन है, ठीक है। 7-8 एप्लीकेशन के मतलब एक एप्लीकेशन का हर, ये न्यूमेरिकल बेस्ड है पूरा, मतलब जैसे पहला एक एप्लीकेशन है आपका, उसके बेस पे न्यूमेरिकल आता है, दूसरा एप्लीकेशन है उसका अलग कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से है, मतलब अगर मैं इसकी वीडियो भी बनाऊँ तो एक एप्लीकेशन के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए रिविजन टाइम के लिए तो आप इसके नाम याद कर लो, ठीक है। पहला आता है आपका, पहला आता है टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ केसेस, to determine the percentage of cases,
ये पहला एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन आता है, मतलब अच्छा हाँ, पूरा नहीं है, टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ केसेस विद इन गिवन विद इन गिवन लिमिट और स्कोर, लिमिट और स्कोर्स। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ केसेस का एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे, जिसमें हमें जो लिमिट दे रखी होती है उसमें हमें डिटरमाइन करना होता है कि कितने परसेंट ऑफ केसेस किधर फॉल करते हैं, ये वाली चीज होती है। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ केसेस, फिर से ये वही है, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ केसेस दैट आर अबव दैट आर अबव और और बिलो अ गिवन स्कोर। ठीक है, जो भी गिवन स्कोर है, कितना स्कोर आपका अबव है, कितना स्कोर आपका बिलो है, ये वाली चीज एप्लीकेशन है। तीसरा एप्लीकेशन आता है आपका डिटरमाइन द लिमिट। ठीक है, डिटरमाइन द लिमिट ऑफ स्कोर। ठीक है, हमें क्या करना है, लिमिट ऑफ स्कोर्स को डिटरमाइन करना है। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट डिटरमाइन परसेंटाइल। तो डिटरमाइन परसेंटाइल, ठीक है, परसेंटाइल रैंक हमें अगर निकालना है किसी इंडिविजुअल का या ग्रुप का, ठीक है, ये एप्लीकेशन होता है। फिर आता है आपका परसेंटाइल की वैल्यू निकालना, टू डिटरमाइन, ठीक है, टू फाइंड आउट परसेंटाइल वैल्यू। ठीक है, अब परसेंटाइज हमें वैल्यू निकालने हैं ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटाइल रैंक, ये है। फिर है आपका, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जो भी आपकी ग्रुप है उसको सब ग्रुप में। ठीक है, फिर आता है डिवाइड। देखो इसमें के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें के चार या पांच ही इंपॉर्टेंट है जिसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। ठीक है, डिवाइड करेंगे ग्रुप को इनटू सब ग्रुप में। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही वाला है, बिलो और अबव वाला। ठीक है, और परसेंटाइल रैंक वाला। ठीक है, फिर आता है हम ग्रुप को डिवाइड करेंगे ग्रुप सब ग्रुप में। ठीक है, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनके क्या ग्रेड आए क्लास में उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर क्या होता है, टू कंपेयर। नेक्स्ट आता है आपका टू कंपेयर द टू डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूछा गया है कि ये एप्लीकेशन में है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आया ये, जिसमें आंसर ये था, टू कंपेयर द टू डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ ओवरलैपिंग। इसके नाम आप लोग प्लीज याद करिएगा, अगर एप्लीकेशन का मतलब न्यूमेरिकल अगर नहीं है तो नाम तो दिमाग में रहे। लास्ट है आपका डिटरमाइन करना जो रिलेटिव डिफिकल्टी होती है टेस्ट आइटम की। ठीक है, डिटरमाइन रिलेटिव टेस्ट डिफिकल्टी। ठीक है, ये आता है। दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ एनपीसी। ठीक है, ये एनपीसी के आपके एप्लीकेशन है, न्यूमेरिकल भी है कई सारे, मतलब दो तीन न्यूमेरिकल मतलब एक कंसेप्ट में है आपके। ठीक है, जिनको मैं डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन आपका ये जैसे रिवीजन सीरीज है तो इतना ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, तो आप यहाँ पे सिर्फ इसके नाम याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अब इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में। उम्मीद करती हूँ ये एनपीसी वाली चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एनपीसी में आपको ये जो मैंने ये परसेंटेज, ये जो है परसेंटेज आपके इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स पे जाने से पहले एक आपको न्यूमेरिकल में ये करा दे रही हूँ, इधर आ जाओ, यहीं पे करा दे रही हूँ। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है, रुको मैंने क्वेश्चन लिख रही हूँ और मैंने जेड स्कोर का आप लोग को फॉर्मूला बताया है। रुको मैं क्वेश्चन निकाल लूँ यहाँ पे, एक मिनट, वो कहाँ गया वो क्वेश्चन। 12 अक्टूबर की शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन आपका, जिसे मैं आपको करना बता दे रही हूँ। ठीक है, और भी जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके पूछे गए हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप कहोगे तो उसके मैं सोल्यूशन करा भी दूंगी। जिन लोगों ने 2022 में दिया होगा वो ये क्वेश्चन, कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये रहा। देखो ये एक टेबल है,
जिसमें ऐसे करके दे रखा था, ये क्वेश्चन था आपका। ये क्वेश्चन कब का है? 12 अक्टूबर 2022 में है, ठीक है। मैं यहाँ ये क्वेश्चन इसलिए सिर्फ समझा रही हूँ कि जेड स्कोर को आपको कैसे लगाना है, ये समझाने के लिए मैं लगा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा हुआ था, ठीक है, सब्जेक्ट था, ये फिजिक्स था आपका, और ये केमिस्ट्री था आपका, ठीक है। अगर इस तरह का फिर से आ जाए तो आप कर पाओ। ये मीन था, ये स्टैंडर्ड डेविएशन था, और ये रेखा, ये रेशमा एंड समीर, ठीक है। ये मीन दे रखा था क्लास का ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्लास का दे रखा था, है ना। और ये रेखा का, रेखा, ठीक है, ये रेशमा और ये समीर के स्कोर दे रखे थे। मीन दे रखा था यहाँ पे 50 फिजिक्स का और केमिस्ट्री 20 का। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा था क्लास का, मतलब फिजिक्स का स्टैंडर्ड जो डेविएशन था पूरे क्लास का 20 था, और ये 5 था। रेशमा का जो स्कोर था वो था, सॉरी, रेखा का जो स्कोर था वो क्या था? 30 था आपका फिजिक्स में, और इसमें था 26, है ना। और रेशमा का जो स्कोर था वो कितना था? 56 था, और ये 22.5 था। और समीर का कितना था? 46 था यहाँ पे, और ये कितना था? 19 था। पहला क्वेश्चन, मैं पहले क्वेश्चन लिख दे रही हूँ कौन कौन से क्वेश्चन में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन ये था यहाँ पे, कहाँ गया? Who had the poorest score on either test? दूसरा क्वेश्चन ये था यहाँ पे, who had the best score, who had the best score on either test? मैं टेलीग्राम पे जो भी न्यूमेरिकल्स आपके पूछे गए हैं, ठीक है, मीन से रिलेटेड या एनपीसी से रिलेटेड, वो मैं शेयर कर दूंगी उसके, ठीक है, विद सॉल्यूशंस। हु हैड द बेस्ट स्कोर ऑन आइदर टेस्ट, फिर आता है आपका हु हैड द मोस्ट कंसिस्टेंट स्कोर ऑन बोथ टेस्ट। और एक क्वेश्चन और था यहाँ पे, चौथा, हु हैड द लीस्ट कंसिस्टेंट। दिखने में ये जो न्यूमेरिकल था इतना बड़ा लग रहा था, लेकिन है बहुत छोटू सा, ठीक है। ऑन बोथ टेस्ट, ऑन बोथ टेस्ट, ठीक है। एक लास्ट 5, ये 10 नंबर फ्री के थे एक तरीके से। हु हैड द बेस्ट मीन स्कोर ऑन बोथ टेस्ट, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, एक एक करके सारे डेटा को निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ आ जाओ, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रेखा की, ठीक है। जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या था आपका? जेड स्कोर का फॉर्मूला था यहाँ पे x माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जेड स्कोर का फॉर्मूला था, जेड टेस्ट का नहीं था। जेड टेस्ट हम आगे पढ़ेंगे। रेखा का हम क्या निकालते हैं? जेड स्कोर निकालते हैं। पहले हम रेखा का फिजिक्स का निकालते हैं, ठीक है। रेखा का हम फिजिक्स का निकालेंगे, फिर हम किसका निकालेंगे? केमिस्ट्री का स्कोर निकालेंगे, ठीक है। अगर हम फिजिक्स का निकालते हैं पहले, ठीक है, फिजिक्स का निकालो। जेड स्कोर तो कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? एक्स की वैल्यू ये है आपकी रेखा की, ये क्या है? एक्स की वैल्यू है यहाँ पे, तो 30 माइनस एम की वैल्यू क्या कितनी है? 50 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है आपका? 20। बात समझ में आई? स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 20। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करोगे तो माइनस का 20 अपॉन 20, ठीक है। कितना आया? माइनस का 1, ठीक। तो यहाँ पे जो जेड स्कोर आया वो कितना आया? माइनस का 1 आया। ये बात समझ में आई?
किसके लिए आया, फिजिक्स के लिए आया। ये किसके लिए था, फिजिक्स के लिए था। सिमिलरली हम किसके लिए निकालेंगे, केमिस्ट्री के लिए निकालेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम किसके लिए निकालेंगे, यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री के लिए निकालोगे तो ये आपका x की वैल्यू हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आपका मीन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 26, है ना, और ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 6/5, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, 1.5। तो यहाँ पे जो जेड स्कोर आया वो कितना आया 1.5। ठीक है, ये 1.5 किसका था, ये केमिस्ट्री का था। ठीक है, हमने रेखा का फिजिक्स का स्टैंडर्ड स्कोर निकाला, रेखा का केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड स्कोर निकाला। ठीक है, अब हम आते हैं रेखा के बाद किस पे, रेशमा पे। सही से समझना इसको, रेशमा की बात करते हैं। रेशमा का हम सबसे पहले किसका निकालते हैं, फिजिक्स का निकालते हैं। तो सेम जेड स्कोर निकालो। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 56 यहाँ पे। ठीक है, एक्स माइनस एम, ठीक है, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 20। ठीक है, कितना आ गया ये, सही है ना ये, 6/20, 56। एक मिनट, सही तो नहीं है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 3, 1। तो ये कुछ आ जाएगा आपका 0.3 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका जेड स्कोर आ गया फिजिक्स का। उसी तरह रेशमा का ये फिजिक्स का निकाला है, अब केमिस्ट्री का निकालो। जब केमिस्ट्री का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, एक्स का वैल्यू 22.5, 22.5 हो गया। ठीक है, और माइनस मीन कितना हो गया 20, मीन कितना हो गया 20। ठीक है, अपॉन में स्टैंडर्ड कितना हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 हो गया। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा पूरा, तो मैं अलग से कैलकुलेट कर लेती हूँ, यहाँ पे इतनी जगह नहीं है। तो इसका कितना हो जाएगा आपका 2.5। आप लोग भी करो इस चीज को, कैलकुलेशन आप लोग को वहां पे खुद ही करनी है। 5, ये हो जाएगा 0.5 आपका, 0.5। ठीक है, ये 0.3 आया है, और ये कितना आया है 0.5 आया है। अब आ जाओ नेक्स्ट समीर पे। समीर वाले का कितना दे रखा है, एक्स की वैल्यू 46 दे रखी है, और मीन कितना दे रखा है, ये 50 दे रखा है। तो 46 माइनस 50 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया 20 हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये पूरा आपका, कैलकुलेट करो आप लोग भी इसको। इसका भी आ जाएगा 2 4 0 1.5, ये 0.5 आ जाएगा, सॉरी हाँ 0.2 आ जाएगा। और इसका वो करो नेक्स्ट, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री वाला करो तो कितना हो जाएगा 19 माइनस 20 अपॉन, ये माइनस में आएगा ध्यान देना, 46 था नहीं, ठीक है, इसलिए 19 माइनस 20 अपॉन 5। 19 माइनस 20 अपॉन 5 करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1/5। तो ये कितना आ गया, माइनस का 0.2। ठीक है, अब ये सारे डेटा आपने निकाल लिए। सबसे पहले आपको क्या करना था, यही निकालना था। ठीक है, अब इसको समझो ये क्या है। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला पहले क्वेश्चन में, हु हैड द पुअरेस्ट स्कोर। ठीक है, पुअरेस्ट स्कोर ऑन आइदर टेस्ट, मतलब दोनों में से किसमें सबसे कम स्कोर किसका रहा है। अगर हम रेखा की बात करते हैं तो रेखा का क्या था, पहले जो टेस्ट था उसमें कितना आया -1 आया, दूसरे टेस्ट में इसका कितना आया 1.5 आया। ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। यहाँ पे आ जाओ रेशमा में दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ तो दोनों ही नेगेटिव है।
तो इसने बोला हु हैड द पुअरेस्ट स्कोर ऑन आइदर टेस्ट, आइदर टेस्ट बोला है ना, दोनों टेस्ट में तो नहीं बोला, तो आंसर क्या हो जाएगा पहले वाले का आपका रेखा। ठीक है, फिर दूसरे में आ जाओ, दूसरे में बोला हु हैड द बेस्ट स्कोर ऑन आइदर टेस्ट, मतलब बेस्ट स्कोर किसका रहा आइदर टेस्ट, फिर से आइदर टेस्ट ही बोल रहा है बेस्ट। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 0.3 है, यहाँ पे बात करें 0.5 है ना, लेकिन जब हम रेखा में बात करते तो क्या एक -1 है और एक 1.5 है, जो कि इस वाले स्कोर से ज्यादा है आपका, और ये तो माइनस में ही है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका रेखा हो जाएगा। ठीक है, हु हैड द मोस्ट कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट स्कोर की बात किया जा रहा है। ठीक है, स्कोर ऑन बोथ टेस्ट, सबसे मतलब कंसिस्टेंट स्कोर दोनों ही टेस्ट में किसका रहा है आपका समीर का रहा है, -0.2 -0.2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका समीर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी अगर आप समझ जाओगे तो आपको निकालने में दिक्कत नहीं होगी। फिर नेक्स्ट आ जाओ, हु हैड द लीस्ट कंसिस्टेंट स्कोर ऑन बोथ टेस्ट, लीस्ट कंसिस्टेंट की अगर बात करें, ठीक है, तो सबसे कम कंसिस्टेंट कहाँ पे रहा है आपका, ये देखो ये 0.5 है, ये 0.3 0.5 है, तो लीस्ट कंसिस्टेंट कहाँ पे आएगा आपका, लीस्ट कंसिस्टेंट आएगा आपका, देखो ये एक -1 है और ये 1.5, तो लीस्ट कंसिस्टेंट कौन सा हो जाएगा आपका, ये भी रेखा का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, हु हैड द मैंने क्या लिखा, हु हैड द बेस्ट मीन स्कोर ना, हु हैड द बेस्ट मीन स्कोर ऑन बोथ टेस्ट, बेस्ट मीन स्कोर अगर देखा जाए दोनों टेस्ट में किसका आया है, जिनके दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है, तो रेशमा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका रेशमा, बेस्ट मीन स्कोर है इनके। ठीक है, तो ये आपका ये स्कोर आपका पूछा गया था 12 अक्टूबर की शिफ्ट में 2022 में आपका पेपर हुआ था, तो यहाँ से मैंने जो आपको जेट स्कोर का बताया था कि कैसे निकालना है, तो ये मैंने यहाँ पे पूरा आपको बता दिया इस न्यूमेरिकल को करा करके। ठीक है, उम्मीद करती हूँ न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ठीक है, नहीं होगा तो मैं एक कॉपी पे आपको पूरा सॉल्व करके टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगी कि कैसे ये पूरा सॉल्व हुआ है, लेकिन मैंने कोशिश की आपको समझा दिया मतलब इसी फॉर्मूले से। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे मैसेज करना टेलीग्राम पे। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाओ अपने वाले पे, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे। ठीक है, तो ये जेड स्कोर वाला मैंने उस दिन भी बोला था मैं आपको उस क्वेश्चन से समझाऊंगी, इसलिए मैंने इसको समझा दिया यहाँ पे। अब आते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे। देखो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को क्या बोल सकते हो, अगर हम बोले जैसे क्या बोलते हैं इसको, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक की दैट मेक द यूज ऑफ वेरियस एनालिटिकल टूल टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस। ठीक है, कई सारे एनालिटिकल ये टूल्स का यूज करता है जिससे वो क्या करते हैं इन्फ्रेंसेस निकाल सके अबाउट द पॉपुलेशन, मतलब कौन सी पॉपुलेशन है उससे कौन सा डेटा को लेना है, ये वाली चीज है। ठीक है, अब इतना सारा मैं थ्योरी नहीं बताने के बजाय सीधे मैं पॉइंट में आ जाती हूँ यहाँ पे, कि अगर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करते थे, ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ लो, स्टैटिस्टिक डिस्क्रिप्टिव इन्फ्रेंशियल में क्या डिफरेंस है। अगर हम डिस्क्रिप्टिव में बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव में बात करते हैं तो ये डिस्क्राइब करता है, क्योंकि थ्योरी है तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें जो समझना हम वो पॉइंट समझते हैं ना, न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर डेटा। ठीक है, न्यूमेरिकल में था सारा हमने अभी तक देखा डिस्क्रिप्टिव वाला, लेकिन जब इन्फ्रेंशियल स्टैट, अब यहाँ पे हम लोग टी टेस्ट पढ़ेंगे, एफ टेस्ट पढ़ेंगे, एनोवा पढ़ेंगे, ये वाली चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की बात करते हैं तो यहाँ पे रिसर्चर जो होते हैं, रिसर्चर अटेम्प्ट टू गो बियॉन्ड, अटेम्प्ट टू गो बियॉन्ड देयर डेटा, मतलब ये यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिक क्वांटिटेटिव की बात नहीं करते, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हेल्प टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन, मतलब ये क्या बताते हैं कंक्लूजन देते हैं पॉपुलेशन के बारे में, लेकिन जो आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक था वो समराइज करता है फीचर्स ऑफ द डेटा, फीचर्स बताता है डेटा के। ठीक है, देयर आर द टू टाइप ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, दो टाइप के इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक होता है, एक होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एक होता है रिग्रेशन एनालिसिस, एक होता है रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, द सैंपल चूजन इन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक नीड टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, मतलब जो भी हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जो भी हम सैंपल को चूज करें वो हमारी एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीजें थी। और दूसरी चीज यहाँ पे एक ये लिख लो,
कि यहाँ पे जो सैंपल होते हैं, दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये जो एक सैंपल होता है और एक जो ये पॉपुलेशन होता है, दो के बारे में जो बात करते हैं, ये शायद मैंने बताया है आपको, शायद मुझे ध्यान है जहाँ तक। सैंपल को हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक, क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और पॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। शायद मैंने जब सैम्पलिंग पढ़ाई थी तब ये चीज़ मैंने बताई होगी, ठीक है। क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रैंडम सैम्पलिंग का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दो तीन चीजें और भी जो इम्पोर्टेंट है वो लिख लो यहाँ पे। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में इतनी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें कि यहाँ पे जो रिसर्चर्स होता है वो अटेम्प्ट टू गो बियॉन्ड देयर डेटा, वो कंक्लूजन निकालता है पॉपुलेशन जो सैंपल है, ठीक है। और ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है वो खाली फीचर्स बताता है डेटा के बारे में। नेक्स्ट आ जाओ डिफरेंसेस पे। मैंने कोशिश की, देखो मैंने थोड़े थोड़े पॉइंट में, क्योंकि पूरा डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं है खाली लिख लिख करके, ठीक है। ये क्योंकि रिवीजन सीरीज है तो इस वजह से मैं डिटेल में भी नहीं जा सकती, लेकिन मैंने हाँ हर एक पॉइंट को यहाँ पे आपको कराने की कोशिश की। अगर आपके एग्जाम में उस पॉइंट से कोई क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में क्लिक करे, हाँ ये मैंने कहीं पढ़ा था, ठीक है। अगर आपने पहले से रिसर्च को पढ़ रखा है तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी आपको दिक्कत होने वाली। जिसने बिल्कुल फ्रेश है उसके लिए हाँ हो सकती है थोड़ी दिक्कत, क्योंकि रिवीजन है। अगर मैं डिटेल में कराती तो शायद वो दिक्कत नहीं होती आपको। तो जिन्होंने पहले से अगर पढ़ रखा है रिसर्च, तो मैं उम्मीद करती हूँ वो रिलेट कर पा रहे होंगे इन सारी चीज़ों को। रिसर्च अपने आप में ही थोड़ा टफ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है और स्टैंडर्ड एरर है, ठीक है। उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, ठीक है, जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, स्टैंडर्ड डेविएशन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिस्टेंस निकालते हैं। ये मैंने बताया है पिछली वीडियो में, ठीक है। बिटवीन अ स्कोर में सिर्फ डिफरेंस बता रही हूँ दोनों। स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ पे निकालते हैं, आपके डिस्क्रिप्टिव वाले में निकालते हैं, और स्टैंडर्ड एरर हम कहाँ पे निकालेंगे, आपके इन्फ्रेंशियल में निकालेंगे। ये ध्यान देना, स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने किसने बताया था, डिस्क्रिप्टिव में बताया था। स्टैंडर्ड एरर में किसने बता रही हूँ मैं, इन्फ्रेंशियल में बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं दोनों के बीच का डिफरेंस आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। बिटवीन अ स्कोर and the population mean, ठीक है। यही फॉर्मूला था ना वहां पे, हम कैसे निकालते थे, ठीक है, ये निकालते थे। रॉ स्कोर और आपका जो पॉपुलेशन का मीन होता था उसके बीच में यहाँ पे डिफरेंस होता था, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एक अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी माना जाता है, ठीक है। ये एक क्या है, एक अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एरर की, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर की, जिन लोगों ने भी प्रीवियस की वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाके देखना। मैंने जो भी रिवीजन सीरीज रिसर्च का कराया है वो सारी चीजें वही बताई हैं जो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है आपकी, मेजर द मेजर्स द, और जिन लोगों ने भी टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने PYQ से रिलेटेड जो भी आपकी पिक्चर्स हो सकती हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने वहां पे डाल डाली है, ठीक है। बिटवीन मेजर्स द स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन अ सैंपल मीन, डिफरेंस इसका पता होना चाहिए, अगर डिफरेंस नहीं ध्यान में रहेगा तो गड़बड़ कर जाओगे। मीन एंड द पॉपुलेशन मीन, क्या हमने वहां पे कहीं पे जब हम डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे हैं तो सैंपल की बात की थी, नहीं की थी। हम सैंपल की बात किस में करते हैं, इन्फ्रेंशियल में करते हैं, है ना। पॉपुलेशन मीन, ठीक है, पॉपुलेशन मीन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, रॉ स्कोर और जो आपका पॉपुलेशन मीन है उसके बीच का यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, मेजर द स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन अ सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच में जो डिफरेंसेस है, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो हमारा होता है स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंसेस है और ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये और स्टैंडर्ड एरर के लिए ये आपका, ठीक है। मैं फॉर्मूला नहीं है, मतलब ये तो डिफरेंस मैंने बताया, फॉर्मूला ये भी नहीं है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का, सॉरी, स्टैंडर्ड एरर हम कैसे निकालते हैं, इज द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। स्टैंडर्ड जो एरर होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा एम, स्टैंडर्ड एरर मीन मतलब सिग्मा अपॉन √n, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इसमें मैंने वेरिएंस के बारे में बात की थी,
और स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पे कैसे निकालते हैं, इन दोनों का फॉर्मूला आप जिन लोगों ने भी प्रीवियस की वीडियो देखी है वो कमेंट सेक्शन में इन दोनों का फॉर्मूला मुझे लिख के बताएंगे, क्योंकि वेरिएंस से भी क्वेश्चन आता है आपका और स्टैंडर्ड डेविएशन से भी क्वेश्चन आता है, तो ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालने का फॉर्मूला बताया था, तो ये तीनों फॉर्मूला प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जिन लोगों ने वीडियो देखी है प्रीवियस वाली ये सिर्फ उनके लिए, जिन्होंने नहीं देखी तो फिर उनका कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे जब हम स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इसलिए मैं बोल रही हूँ, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और यहाँ पे एन क्या है, आपका पॉपुलेशन है, अंडर रूट एन, ठीक है। नेक्स्ट ये जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या मेजर करता है, वही कि कितना डिस्टेंस है आपका पॉपुलेशन का, जो भी स्कोर है और उसके पॉपुलेशन मीन का जो डिस्टेंस होता है ये मेजर करता है ना। इसमें एक चीज और आती है यहाँ पे, ये चीज अपनी कॉपी में लिख लो, यहाँ पे एक मैं नोट टाइप में बता रही हूँ, ठीक है। when there is a lot of when there is lot of sampling error, sampling error when there is lot of sampling error in sampling, ठीक है, in sampling distribution, in sampling distribution the standard error, the standard error, the standard error will be large, very large। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है इस पॉइंट में, when there is a lot of sampling, ठीक है, when there is a lot of sampling error, ठीक है। अब ये बताओ सैम्पलिंग एरर कब आती है, जब हम क्या करें, गलत डेटा को मतलब हमारी पॉपुलेशन से गलत डेटा को, गलत सैंपल को निकाल लेते हैं, ठीक है। जब बहुत ज्यादा when there is a lot of sampling error, ठीक है, इन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां पे जो स्टैंडर्ड एरर होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। ये पहला पॉइंट, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ये याद रखो, दूसरे पॉइंट में कहाँ गया, when there is, when there is not much sampling error, मुझे लगता है एक और क्लास आपकी रिसर्च की लगेगी और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। द स्टैंडर्ड एरर, क्योंकि आपका सिर्फ वही बचा है, हाइपोथेसिस वाला ही पार्ट बचा है और पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक वाला, विल बी स्मॉल, ठीक है। मतलब व्हेन देयर इज नॉट मच सैम्पलिंग एरर, ठीक है, सैम्पलिंग एरर जब कम होती है तो स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। तो ये अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। अगर सैम्पलिंग एरर ज्यादा है तो स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाएगी आपकी, अगर सैम्पलिंग जो एरर है आपका वो क्या हो जाएगा, ज्यादा है, तो आपका स्टैंडर्ड जो एरर होगा वो लार्ज क्वेश्चन में पूछा जाता है, स्टैंडर्ड एरर भी ज्यादा हो जाएगा। उसी जगह अगर सैम्पलिंग एरर आपका कम है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर भी आपका स्मॉल हो जाता है, ठीक है। तो ज्यादातर जो रिसर्चर होते हैं वो प्रेफर करते हैं स्मॉल स्टैंडर्ड, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जो रिसर्चर होते हैं वो स्मॉल स्टैंडर्ड एरर को प्रेफर करते हैं या फिर लार्ज स्टैंडर्ड एरर को प्रेफर करते हैं। तो ज्यादातर जो रिसर्चर होते हैं वो प्रेफर किसको करते हैं, प्रेफर करते हैं, ये लिख लेना अपनी कॉपी में, प्रेफर करते हैं स्मॉल स्टैंडर्ड एरर को, स्मॉल स्टैंडर्ड एरर को ज्यादातर रिसर्चर प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गुड अच्छा तरीका होता है स्मॉल स्टैंडर्ड एरर, जिसमें हम लार्ज सैंपल को सिलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। अब आता है फिड्यूसरी लिमिट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है। फिड्यूसरी लिमिट, देखो फिड्यूसरी लिमिट को मैं बहुत छोटे में एक चीज समझाती हूँ आपको, ये भी मैं अपने नोट से आपको बताती हूँ। मैंने अपने नोट्स में बहुत छोटा छोटा सा लिख रखा, बहुत डिटेल में नहीं लिखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। देखो फिड्यूसरी लिमिट कोई हम लोग बोल देते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये मैं अपने नोट से बता दे रही हूँ आपको, इसे हम बोल देते हैं कॉन्फिडेंस, एक क्वेश्चन आता है इससे, कॉन्फिडेंस इंटरवल
ऑफ द पॉपुलेशन मीन। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, जो फिड्यूसरी लिमिट होती है वो क्या होती है, दीज आर द इंटरवल विद इन विच मीन ऑफ द पॉपुलेशन विल बी एटलीस्ट 95% और 99 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। मतलब यहाँ पे ये चीज लिख लो, ये क्या होता है, दीज आर द इंटरवल, ये क्या है, दीज आर द इंटरवल, ये सारे क्या है, एक इंटरवल होते हैं, जैसे क्लास इंटरवल होते हैं 80 से 90, 20 से 40 ऐसा वाला। ठीक है, विद इन विच mean of the population will be at 95% और 99% लेवल। ठीक है, दो लेवल होते हैं आपके, एक 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, एक 99 का होता है। ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना, दो लेवल होते हैं। ठीक है, एक 95% लेवल होता है, एक 99 लेवल होता है। ठीक है, इसी मतलब एक चीज यहाँ पे और लिख लो, ऑल्सो नोन एज द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द पॉपुलेशन मीन। ये जो फिड्यूसरी लिमिट होती है, ये एक तरीके का क्या बताती है, एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल मीन। मतलब इसको हम एस्टिमेट कैसे करते हैं, एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल मीन। सैंपल जो मीन होता है उसके बेसिस पे जो हम इसको वो करते हैं, एस्टिमेट करता है। सैंपल मीन इज नोन एज अ स्टैटिस्टिक एंड पॉपुलेशन क्या होता है आपका, पैरामीटर होता है। अब फिड्यूसरी लिमिट को सिंपल से समझो। यहाँ पे फिड्यूसरी लिमिट क्या होती है, ये एक इंटरवल होता है जिसे बोलते हैं फिड्यूसरी लिमिट, जहाँ पे जो मीन होता है पॉपुलेशन का, जो पॉपुलेशन का हमारा मीन होता है, वो दो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में लाई करता है। दो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में लाई करने का मतलब 95% लेवल या फिर 99% लेवल। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.95 टू ये लाई करता है 0.99 लेवल के बीच में हमारा पॉपुलेशन मीन लाई करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो फिड्यूसरी लिमिट होती है, फिड्यूसरी ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना, जो फिड्यूसरी लिमिट बोलो या फिर इसे कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलो, इसका मतलब क्या होता है, ट्रू मीन। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या बताता है, हमारा ट्रू मीन बताता है पॉपुलेशन का। ये क्या बताता है, ट्रू मीन बताता है कि मतलब जो भी जो लिमिट होगी, दो ये जो लिमिट है इसी के बीच में हमारा ट्रू मीन लाई कर रहा होगा। इस इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं हमारा ट्रू मीन लाई कर रहा होगा। ये चीज क्या बताता है, फिड्यूसरी लिमिट बताता है। ठीक है, एक अपर लिमिट होती है, एक आपकी लोअर लिमिट होती है। दो लिमिट होती है, एक अपर होती है, एक लोअर लिमिट होती है। लाइक 80 है और ये 70 है, तो ये अपर लिमिट हो गई और ये आपके लोअर लिमिट हो गई। तो इनके बीच में ही हमारा कहीं ट्रू मीन लाई करता है, ये चीज ये बोल रहा है। ठीक है, रिसर्चर कैन इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ कैप्चरिंग द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, इस तरह से मतलब ये फिड्यूसरी लिमिट आता है। ठीक है, इसमें एक चीज और आती है, ये चीज देख लो, इसका फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m प्लस माइनस सैंपल मीन। ठीक है, एक होता है अपर लिमिट के लिए m प्लस माइनस t इंटू, ये होता है अपर के लिए, सॉरी ये माइनस नहीं है, ये प्लस है। ठीक है, और ये होता है लोअर लिमिट के लिए। ठीक है, ये होता है हमारा लोअर लिमिट के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब ये जो हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है, ये जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है वो हम कैसे निकालेंगे, मतलब इसको ऐसे निकालेंगे। इसके जब आप लोग न्यूमेरिकल करोगे, अगर कर रहे होगे PYQ, तो और अच्छे समझ में आएगा। इस तरह से हम इसका क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड एरर। अभी फॉर्मूला मैंने बताया भी है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला भी है। ठीक है, तो इसमें ये चीज आपको याद रखनी है, दीज आर द कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब इसमें जो वैल्यू होती है वो देख लो। कॉन्फिडेंस इंटरवल में अगर हम बात करते हैं एट 0.95 लेवल, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.96 होती है। ठीक है, और एट 0.99 लेवल, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2.58 होती है। ठीक है, मतलब 90, देखो ये 95% है,
ये क्या है 95% है, ये क्या है 99% है। यहाँ पे चांसेस ऑफ एरर कितने हैं 5% का चांसेस है। यहाँ पे चांसेस ऑफ एरर कितने हैं 1% है, मतलब 1% है। यहाँ पे 5% है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि जो रिसर्चर होते हैं वो कौन सा लेवल ऑफ इंटरवल कंसिडर करते हैं, तो 5% वाला कंसिडर करते हैं। ज्यादातर वो लोग 5% वाले को ही कंसिडर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन पूछा एक आता है कि आप फॉर्मूला आता है, मतलब एक आता है कि एम पॉपुलेशन, ठीक है, ऐसे करके आता है। तो जब एम पॉप की बात करते हैं आपको निकालने के लिए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। ठीक है, जैसे होता है एम पॉप निकालना है पॉपुलेशन, इसका मतलब क्या, एम पॉप का मतलब होता है पॉपुलेशन। तो कैसे निकालोगे आप, मतलब आपका जो वो होगा मीन प्लस माइनस इनटू, ये लिख सकते हो। ठीक है, या फिर मीन प्लस माइनस 1.96 इंटू सिग्मा एम, और ये वैल्यू आपको गिवन होती है वहां पे। ये मीन आपको दिया होगा, ये 1.96 का आपका लेवल ऑफ जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। ठीक है, और ये आपका स्टैंडर्ड जो मीन है, स्टैंडर्ड जो एरर है वो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, एक थ्योरम आती है आपकी सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, एक थ्योरम आती है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बोलती है आपकी, डिस्क्राइब करती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल मीन। ठीक है, डिस्क्राइब करती है, डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल मीन। जो सैंपल मीन्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ये डिस्क्राइब करती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम लार्ज नंबर, जो लार्ज नंबर ऑफ इक्वल साइज्ड सैंपल ग्रेटर देन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ग्रेटर देन 30 इन साइज, ग्रेटर देन 30 इन साइज आर selected at random from infinite population। सिर्फ ये सेंट्रल थ्योरम में आपको याद रखना है कि ये क्या करती है, सैंपल मीन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करती है। उसके अलावा जो 30 मतलब यहाँ पे क्या होता है, हम क्या करते हैं ग्रेटर देन 30, मतलब 30 से ज्यादा जो सैंपल होते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम थी। उसके बाद एक यहाँ पे आता है आपका रिलेशनशिप, जिसको मैं उससे बता दे रही हूँ, ग्राफ के थ्रू बता दे रही हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन द sample size and the magnitude of sampling error। ठीक है, देखो यहाँ पे ये ऐसे होता है, मतलब क्या है, ये क्या है लार्ज, ये क्या है स्मॉल। ठीक, ये पूरा क्या है एरर है। ठीक है, ये हमारा स्मॉल है, ये हमारा लार्ज है, ये क्या है सैंपल साइज है, सैंपल साइज है। मतलब क्या है, अगर सैंपल साइज बढ़ेगा, देखो मैं ऐसे समझाती हूँ, इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो हमारा जो एरर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। मतलब ऐसे बोल सकते हो, जो सैंपल साइज है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर। ऐसे याद रखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर। अगर सैंपल साइज को हम बढ़ाएंगे तो एरर तो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर सैंपल साइज को हम कम करेंगे तो एरर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, सैम्पलिंग एरर क्या हो जाएगा हमारा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आज यहाँ पे पढ़ ली है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा वो आपका हाइपोथेसिस से रहेगा। नेक्स्ट सेशन जो हमारा रहेगा वो हाइपोथेसिस वाला पार्ट आपका रह गया है। टी टेस्ट रह गया है, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, दो तीन मतलब हाइपोथेसिस की बात करेंगे, टी टेस्ट रह गया है, जेड टेस्ट रह गया है, एनोवा रह गया है, और पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है। ठीक है, ये वाला सिर्फ इतना पॉइंट ही रह गया है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैंने कोशिश की हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। ठीक है, जो थोड़ा सा पॉइंट, जो थोड़े से कुछ पॉइंट रह गए, लाइक आपका कंडीशन, ये
कोरिलेशन हमने देख लिया है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा, है ना, ये सारी चीजें जो रह गई है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होती है, ये हम लोग कल के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगे, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, आपकी स्टडी में हेल्प कर पाए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड जो आपका टेलीग्राम है, प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, ठीक है, वहाँ पे जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं एंड विश यू सभी को होली के लिए हैप्पी होली सभी को, ठीक है। थैंक यू।